नमस्कार मित्रों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की गोविंद विहार योजना के विषय में वीडियो। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन क्या है कि लोग उसके बारे में बार बार कई सारे प्रश्न पूछ रहे थे। चूंकि वो वीडियो मैंने थोड़ा शॉर्ट बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें भी वैसे तो पूरा समझाया है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जो अनसुलझे प्रश्न हैं उन्हें लोग बार बार कर रहे थे, तो इसलिए मैं यह विस्तृत वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। यह जो गोविंद विहार योजना है, यह है गोविंदपुरा रोपड़ा हेरिटेज सिटी के अंदर, और इसमें जोन 10 आता है, यानी जोन 10 के अंदर ये है। आगे हम बढ़ते हैं। इस योजना में आवासीय भूखंड है 202 और लॉटरी से आवंटन होगा। अब देखिए, आवेदन प्रारंभ की तिथि है 25/12/2024 और आवेदन की अंतिम तिथि है 24 जनवरी 2025 और लॉटरी की तिथि है 5 फरवरी 2025। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको अपने पैसों को सुरक्षित निवेश करना है इसमें, तब तो वीडियो पूरा देखना, और यदि वैसे ही मजे ले रहे हो तो वीडियो को मत देखना, ठीक है? क्योंकि अगर इसको समझना है तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। यही प्रथम शर्त है मेरी, जिससे आपका आवेदन भी बिल्कुल सही हो जाए और आपके पैसे डूबने के चांस ना बने। सीधी बात है, प्लॉट नहीं है कोई बात नहीं लॉटरी में, लेकिन कम से कम पैसे तो वापस लौट आए। अगर गलत आवेदन हो गया तो पैसे डूब जाएंगे, पहले समझा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम चर्चा करते हैं इसके विषय में आगे। जयपुर विकास प्राधिकरण की गोविंद विहार आवासीय योजना गोविंदपुरा रोपड़ा में खातीपुरा रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है। आवासीय भूखंडों के लॉटरी द्वारा आवंटन हेतु परिवार की प्रति वर्ष सकल आय सीमा, ये ध्यान रखना, कई सरकारी कर्मचारी इसमें कंफ्यूज है। कोई ग्रॉस इनकम को माने या आफ्टर डिडक्शन माने, यानी कटौती के पश्चात वाली आय को माने। तो दोस्तों, आपकी सकल आय से गणना हो रही है और एवरी ईयर की सकल आय, तथा आवंटन दर प्रति वर्ग मीटर नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना 4/1/2021 के अनुसार रहेगी। अब कई लोग इस अधिसूचना का हवाला दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पैरामीटर्स नॉर्मली पूरा कर रहे हैं ना, वो पैरामीटर मैं नीचे बताऊंगा, उनके अनुसार आपको आवेदन करना है। लगभग 95% आवेदक उस पैरामीटर को पूरा कर जाते हैं अपने अनुसार। योजना के भूखंडों हेतु सेटबैक एवं अन्य पैरामीटर्स न्यू हेरिटेज सिटी की गाइडलाइंस के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 29/9/2021 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 31/10/2022 के अनुसार होंगे। अब ये सेटबैक वगैरह है, ये जीडीए की टेंशन, ठीक है? अपना केवल काम है फॉर्म भरना, ठीक। अब है सकल आय, आवंटन दर प्रति वर्ग मीटर एवं पंजीकरण राशि की प्रति भूखंड रुपये निम्नानुसार है। इसको समझ लो आप लोग, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। तो अपन देखते हैं, देखो आप लोग ध्यान से देखना। इसमें बात यह है कि योजना का नाम गोविंद विहार रोपड़ा, अपन को पता है गोविंद विहार गोविंदपुरा रोपड़ा, ठीक। आरक्षित दर जो है ना, यानी जो रिजर्व रेट है, वो है 18,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब इसमें क्या है कि अपन सबसे पहले ईडब्ल्यूएस वाला देखते हैं। ईडब्ल्यूएस की स्थिति देखिए, इसमें जो भूखंड होंगे वो 45 वर्ग मीटर तक के होंगे, यानी अप टू 45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी 20 वर्ग मीटर की भी हो सकते हैं, 30 के, 35 के, 45 के, यानी लास्ट हाईएस्ट सीमा 45 वर्ग मीटर की। थोड़े एक आध मीटर छोटे बड़े भी हो सकते हैं। अब इसमें कुल भूखंड 34 यानी 34 है। ईडब्ल्यूएस की आय जो है वो सालाना सकल आय होनी चाहिए 3 लाख तक, यानी अप टू 3 लाख, यानी न्यूनतम नहीं है, ये उच्चतम सीमा है 3 लाख। उसके बाद है आरक्षित दर के 50% पे इनको मिलेंगे, यानी आरक्षित दर 18,000, तो इनको 9,000 की रेट में मिलेंगे भाई, ठीक है, 9,000 प्रति वर्ग मीटर। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें पंजीकरण राशि 10,000 रुपए। तो पंजीकरण राशि 10,000 बहुत कम है, कोई खास बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। इसके बाद अपन बढ़ते हैं एलआईजी वालों पे। एलआईजी में क्या है, एलआईजी में आकार है
46 से 45 वर्ग मीटर तक, 75 सॉरी। भूखंड 55, LIG में 3,01,000 रुपए से 6 लाख तक की जिनकी आय होगी ना, सकल वार्षिक आय, वो ही आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। आरक्षित दर क्या है, सॉरी आरक्षित दर का 80% के अनुसार इनको मिलेगा। तो आप 18,000 का 80% लगा के और उसके अनुसार देख लीजिएगा। उसके बाद आता है अपने पास नेक्स्ट MIGB। तो MIGB में है 121 से 220 वर्ग मीटर तक के भूखंड होंगे। कुल 48 भूखंड है। MIGB में कितना होना चाहिए क्राइटेरिया वो देख लो, 12,01,000 रुपए से 18 लाख तक। तो यहाँ पे मिसिंग क्या है, यहाँ पे MIGA के प्लॉट नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, आरक्षित दर है उसके 105%, यानी ये 18,000 जो प्रति वर्ग मीटर थी ना आरक्षित दर, इससे 5% ज्यादा। ठीक, इसके बाद में अपने आता है HIG वाला। तो 220 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड होंगे इसमें, और 65 भूखंड है। HIG में आय सीमा होनी चाहिए 18,01,000 रुपए से लेकर 20 लाख तक। ठीक, अब आरक्षित दर का 110% होगा, यानी 18,000 से अब 10% और लगा लो भाई, है ना। तो इस अनुसार इसकी जो होगा। नेक्स्ट अब इनमें देख लो आप कितना पंजीकरण है। LIG में 10,000 है, EWS में 10,000 है, LIG में 20,000 है, MIGB में 40,000 है, और यहाँ पे HIG में 50,000 है, और 1,000 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फीस है। ठीक, अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता है तो ये जो राशि आप जमा करा रहे हैं ना, ये आपको वापस मिल जाएगी मित्रों, ऐसा GDA कह रहा है। ठीक, अब इसमें एक समझने की बात है, अगर किसी की आय 20 लाख से अधिक है तो वो माथा मारी ना करे, सीधी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, योजना में उपलब्ध भूखंडों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक की जा सकती है। जो लास्ट आवेदन की तिथि है ना 24 जनवरी 2025, वहां तक ये भूखंडों की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। मान लो किसी किसान से इनका, और मान लो इन्होंने जमीन खरीद ली तो भूखंडों की संख्या बढ़ गई, और मान लो किसी किसान से इनका फाइनल नहीं हुआ तो भूखंडों की संख्या घट गई। ऐसा हो सकता है, जिसकी सूचना कहाँ मिलेगी अपन को, JDA की वेबसाइट पे। यदि यहाँ पे नहीं मिली तो भाई मैं बैठा हूं, मैं सूचना दे दूंगा, मैं प्रयास करूंगा। उसके बाद में सामान्य शर्तें, मान लो आप लोग JDA की साइट विजिट नहीं कर पाओ तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा, कोई खास बात नहीं। सामान्य शर्तें हैं, योजना में आवेदन करने हेतु प्रक्रिया शुल्क 1,000 रुपए जो नॉन रिफंडेबल है, सीधी बात। एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग अलग आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर संपूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी। दोस्तों, ये बड़ी गलती अगर आपसे हो जाएगी यदि आप एक से ज्यादा आवेदन कर दोगे तो। पूछो क्यों? पूरी राशि डूब जाएगी। पंजीकरण की राशि आपने सपोज करो पांच फार्म भर दिया अलग अलग रजिस्ट्रेशन से, और अलग अलग मान लो रिजर्वेशन के अनुसार भर दिए, तो ये पैसा डूबेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन जमा हो रहा है। तुरंत कंप्यूटर उस गलती को पकड़ लेगा आपकी को, और आपकी इसका परिणाम ये होगा कि पूरा पैसा डूब जाएगा भाई। इसलिए थोड़ा सा सजग रहना है, नहीं करना ऐसा काम। योजना के लिए निर्धारित पंजीकरण राशि आवेदन के साथ देय होगी। लॉटरी में योजना के भूखंडों के ग्रुप के अंतर्गत किसी भी क्षेत्रफल का भूखंड आवंटन होने पर आवंटी स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। देखो आप लोग समझिए, मान लो 1-2 वर्ग मीटर ऊपर नीचे वो उस रेंज में कर देवें तो आपको जैसा भी होगा लेना पड़ेगा। आपके नाम आ गया तो ठीक है, आ जाए, जो बड़ी बात है, किस्मत की बात है ना। पंजीकरण राशि एवं प्रक्रिया शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से नकद ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराकर किया जा सकता है। अब लोग कह रहे भाई पैसा वापस कैसे आएगा क्या? अरे भाई वहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर दोगे, और दूसरा वहाँ पे क्या है QR कोड मिल जाएगा, तो QR कोड स्कैन करके सीधा उसमें पैसा डल जाता है। यदि फिर भी कोई न्यूनता रहती है और आपका पैसा यदि बाद में वापस आना है तो वो आपके अकाउंट नंबर में आ जाएगा। बिल डेस्क से ई-मित्र वाला आवेदन कर देगा, उसके अनुसार आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है
राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी आदेश नियम योजना के भूखंड आवंटन पर भी लागू होंगे। नेक्स्ट 1.6 में समझो, सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का कानूनी विवाद होने पर अपरिहार्य कारणों से अथवा नीतिगत निर्णय के कारण यदि लॉटरी से आवंटित भूखंडों का भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो पाए तो प्राधिकरण द्वारा बदले में किसी प्रकार से कोई भूखंड आवंटित नहीं किया जाएगा एवं सफल आवेदक द्वारा भूखंड के पेटे की राशि, जो जमा राशि आपने कराई, वो लौटा दी जाएगी। मान लो भाई किसी कारण से ये योजना इनकी फेल हो जाती है ना, तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा, कहीं आप पीछे नहीं पड़ सकते कि नहीं साहब हमको तो भूखंड ही दो, है ना। आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर देना अनिवार्य, मोबाइल नंबर डाल देना। आवेदन फॉर्म में अंकित मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरिफिकेशन के उपरांत ही आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। आवेदक यह सुनिश्चित करे कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम हो एवं बैंक खाता संख्या एवं IFS कोड सही एवं खाता चालू स्थिति में हो। ये नहीं खाता बंद है आपने उसका नंबर दे दिया। असफल आवेदक का बैंक खाता संख्या सही नहीं होने की स्थिति में पंजीकरण राशि को गलत बैंक खाते में हस्तांतरित होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफंड ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक के बैंक खाते में तथा ऑनलाइन माध्यम बिल डेस्क से आवेदन करने पर जिस माध्यम से राशि जमा हुई है उसी माध्यम से ऑनलाइन वापस कर दी जाएगी। अब किसी व्यक्ति का प्रश्न था, साहब हमसे तो खाता संख्या मांगी नहीं, फिर वो खाते में कैसे आएगा? आपने बिल डेस्क से आवेदन किया है तो बिल डेस्क से वापस से यदि आप अपनी राशि का रिफंड मांगोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो आपके सीधे, चूंकि आपने QR कोड स्कैन करके किया या आपने ई मित्र वाले के द्वारा किया तो वो ई मित्र वाला इतना समझता है आपकी राशि वापस मिल जाएगी यदि प्लॉट आवंटन नहीं हुआ तो। संयुक्त नाम से आवेदन मान्य नहीं है, और सपोज करो फिर भी कोई जॉइंट अकाउंट है ना, तो उसमें जो पहला नाम है उसके नाम से आवेदन हो जाएगा। असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफंड आवेदक के बैंक खाते में बिना चार्जेस ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। ये विदाउट चार्जेस आपका पैसा आ जाएगा भाई, ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आवेदन पत्र में भूखंड के लिए वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर एवं आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया जा सकेगा। ये जो फाइनेंशियल ईयर है ना, उसमें कितनी आय थी, यानी 2023-24 में आपकी कितनी आय थी, उसके अनुसार ही आप EWS, LIG अथवा MIGB अथवा HIG का आवेदन कर सकेंगे, ठीक। ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई मित्र कियोस्क को निर्धारित पंजीकरण राशि एवं प्रक्रिया शुल्क 1000 रुपये जमा कराने के लिए ई मित्र कियोस्क को निम्नानुसार अतिरिक्त राशि देनी होगी। भाई ई मित्र वाला इसके अनुसार आपसे पैसे ले लेगा, फॉर्म भरने के 50 रुपये, बाकी ये 10 रुपये और आ रहे हैं ना, इस तरीके से पैसे लेगा। फिर ये क्या है कि अलग से चार्जेस लेगा जो आप अमाउंट जमा कराओगे, लेकिन कुल मिला के ये 100 से 200 रुपये तक में ई मित्र वाला फॉर्म भर देता है। इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है और इसमें GST भी सम्मिलित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तकनीकी कारणों से ऑनलाइन आवेदन असफल होने की स्थिति में पुनः ऑनलाइन आवेदन करने पर यदि प्रथम बार किया गया आवेदन तकनीकी कारणों से सफल हो जाता है, मान लो आपका टेक्निकली गलत हो गया, तो प्रथम आवेदन जो है ना, उस प्रथम आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित करते हुए द्वितीय एवं तृतीय बढ़ते हुए क्रम में सफल आवेदन को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी आपका कुल मिला के एक ही आवेदन स्वीकार होगा। कहीं कोई त्रुटि हो गई ऑनलाइन, तब भी अगर मान लो सफल होता है तो फर्स्ट वाले आवेदन को मान लेंगे, अगर फर्स्ट नहीं सफल हुआ तो सेकंड को मान लेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कई बार मोबाइल से भरते टाइम ऐसी गड़बड़ हो जाती है, तो आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में JDA में कमरा नंबर 126 है, वहां पे जाके निवेदन करना है, उनसे पूछना है भाई, जहां तक मुझे नॉलेज है बता रहा हूँ। कमरा नंबर भी बता दिया 226 है ना। लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर, नाम, आय ग्रुप, वरीयता में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। एक बार जो भर दिया फाइनल है। अन्य प्रकार के संशोधन एवं आवेदन पत्र निरस्त हेतु लिखित आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण के योजना अनुभाग में लेखाधिकारी योजना कमरा नंबर 226, मैं आपको बता ही रहा था कमरा नंबर 226, ये सेकंड मंजिल पे है। जयपुर विकास प्राधिकरण मुख्य भवन, रामकिशोर व्यास भवन और जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में जाकर संशोधन की कार्रवाई की जाएगी,
ठीक है। आवेदन पत्र निरस्त करवाने की स्थिति में पंजीकरण राशि की 20% राशि की कटौती करते हुए शेष राशि लौटाई जाएगी। मान लो आप जाओ और कि साहब मैंने तो फार्म गलती से भर दिया, मुझे तो नहीं चाहिए कोई प्लॉट वगैरह, तो जो आपने पंजीकरण राशि दी, सपोज करो ईडब्ल्यूएस को लेके चलते, ईडब्ल्यूएस में आपने 10,000 रुपये दिए तो 2,000 रुपये काट के आपके 8,000 रुपये वापस करेंगे, और जो प्रोसेसिंग फीस 1,000 रुपये है वो तो गई, उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं, वो नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद में आते हैं अपन लोग, लॉटरी में सफल आवेदक को निर्धारित संपूर्ण राशि आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में भूखंड के सर्विस नंबर से चालान के माध्यम से नकद बैंक ड्राफ्ट ऑनलाइन द्वारा सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित या जयपुर शहर स्थित किसी भी आईसीआईसीआई बैंक शाखा में संबंधित योजना के खातों में संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। भाई अगर तुम्हारा आ गया तो पैसा जमा कराना होगा 30 डेज में। इसके उपरांत मांग राशि आगामी 90 दिवस तक 9% वार्षिक ब्याज के साथ जमा कराई जा सकती है। यदि 30 दिन में नहीं तो 90 दिन में, लेकिन फिर ब्याज लगेगा भाई 9% का। मांग पत्र प्राप्त होने की दिनांक से 120 दिवस में मई ब्याज राशि जमा नहीं होने पर आवंटन निरस्त किया जाकर संपूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी एवं आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा। ये भाई थोड़ा सा ध्यान देना इन बातों पर। एक एक बिंदु ले रहा हूं, आपको रुकना नहीं है, पूरा वीडियो देखना है। जो रुक गया वो डूबेगा भाई, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई। मैं तो जितना है ना आपको पूरा समझा के जाऊंगा आज, है ना। भूखंड की संपूर्ण राशि जमा होने के बाद लीज डीड आवश्यक रूप से निष्पादित करानी होगी। पूरी राशि जमा हो गई भैया, लीज डीड करवाओ। 99 ईयर्स की है ना। आवंटन दिनांक से 10 वर्ष तक भूखंड का हस्तांतरण किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। 10 वर्ष तक आप बेच नहीं सकते, फिर भी बेचोगे ना तो आवंटन के 0 से 5 वर्ष की अवधि में अगर हस्तांतरण करते हो तो 10% शुल्क वसूल कर लेंगे आरक्षित दर का। आरक्षित दर जो भी आपने दी थी, जिस भी क्रम का भूखंड था ना, ईडब्ल्यूएस या एचआईजीबी या जो भी है, सॉरी एचआईजी या एमआईजीबी, उसके अनुसार आपको 10% देना पड़ेगा। और 5 वर्ष से 10 वर्ष की अवधि में कराते हो तो प्रचलित दर का 5% शुल्क आपसे वसूल कर नियमानुसार किए गए विक्रय पत्र अथवा दस्तावेज के आधार पर हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी भाई। अच्छा, दूसरी चीज, भूखंड का कब्जा प्राधिकरण द्वारा कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस में संबंधित कनिष्ठ अभियंता से संभालना होगा। आपको उसका जो जेडीए का है ना इंजीनियर, वो संभाला देगा, है ना। आगे देखो, आवंटन में राजस्थान सुधार न्यास शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के प्रावधान एवं समय समय पर जारी राज्य सरकार के आदेश प्रभावी होंगे। जो भी ऑर्डर होंगे सब प्रभावी होंगे। आवंटित भूखंड केवल आवासीय उपयोग में लिया जाएगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। तो देखो, आप वहां जाके दुकान शोरूम बना रहे हो भैया, वो नहीं चलेगा। भूखंड का विभाजन पुनर्गठन प्रचलित भवन विनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्य होगा। यदि आप मान लो उस भूखंड के 2 टुकड़े 3 टुकड़े करना चाहो, अपने भाइयों को बेटों को बांटना चाहो, तो भवन विनियम के अनुसार इसका होगा भाई, है। आवेदन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इस योजना में भूखंड आवंटन करने हेतु किसी भी रूप से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। आप इन हिसाब मेरे से पैसे ले लिए, अब मेरे को 2 प्लॉट कैसे भी दो, तो भैया वो नहीं चलेगा। राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा बिना सूचना दिए भूखंड के आवंटन की शर्तें बदलने पर आवेदक को कोई आपत्ति नहीं होगी। भैया ये कभी भी चेंज कर सकते नियम। किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। और यदि फिर भी आप कोई भाई कोर्ट में केस करते हो तो कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा। आपको केस करना होगा जयपुर आके, ठीक है। ये नहीं वहीं पे आप कोई अपने लोकल कोर्ट में, उधर लोकल है नहीं स्थानीय कोर्ट में नहीं कर सकते, ऐसा ये कह रहे हैं भाई, ठीक है। कौन? जेडीए कह रहा है। भूखंडों के लिए आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन या ई मित्र कियोस्क केंद्रों के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। ये आवेदन की प्रक्रिया समझ रहे हैं अपन। ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता द्वारा बैंक खाता संख्या एवं बैंक शाखा के आईएफएस कोड को स्पष्ट रूप से ऑनलाइन अंकित किया जाना चाहिए
ऑनलाइन आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड इत्यादि के माध्यम से किया जा सकेगा। वहां पे आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा बिल डेस्क पे, उससे आराम से आप क्यूआर कोड स्कैन करके कर देना। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, नहीं बाद में भैया कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे से मत कहना, बार बार कमेंट करते हैं फिर कि साहब मैं ऐसे कर लूँ क्या, वैसे कर लूँ क्या। यार वीडियो तो पूरा देख लो, मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ, आपके लिए तो कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ। आवेदन की पात्रता तो इसको समझो, देखो ये बहुत ही जरूरी है। कोई कह रहा हरियाणा से लिख रहा है कि भैया मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, कर दूं क्या। कोई बंगाल से कर रहा, बंगाल का रहने वाला है, इसके लिए आवेदन कर दूं क्या। इसकी पहली शर्त है राजस्थान का मूल निवासी होवे। अब कि साहब हम तो 20 साल पहले डोमिसाइल करे है तो अब आपका जहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र होगा ना, उसके अनुसार ही तो देखेंगे। यदि राजस्थान का बोनाफाइड आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते आवेदन। आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। आवेदक के स्वयं के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य, जो योजना अवधि में चालू होना चाहिए। अब ये ध्यान देना इस पे, आवेदक का स्वयं एवं उसकी पत्नी, उसके पति या किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक हो में कोई आवासीय भूखंड, मकान लीज होल्ड या फ्री होल्ड पर नहीं होना चाहिए। अब कोई बंदा लिख रहा भैया मैं फ्लैट में रहूं, तो अब यार इसमें फ्लैट का तो कुछ लिख नहीं रखा, इन्होंने कहा भूखंड अथवा मकान। अगर मान लो मकान को आप फ्लैट में मानो तो वही ठीक, तो इसलिए इस बारे में जीडी में जाके चर्चा करें कि भैया मैं फ्लैट में रहता हूं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान भूखंड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आवेदक की सकल आय, वार्षिक आय एम वर्ग, आवेदक के स्वयं अथवा परिवार की सकल वार्षिक आय जिसमें पति पत्नी आश्रितों की कुल आय वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार मान्य होगी। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक अथवा परिवार की सभी स्रोतों से कुल आय, वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। कुल का मतलब ग्रॉस इनकम, ओके, ईयरली। ऐसे आवेदक जो आयकर विवरणिका भरते हैं उन्हें आईटीआर फॉर्म 16 की प्रति तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा। आगे देखते हैं, भूखंडों का विभाजन, विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण, ठीक है। आवेदक आवेदन की पात्रता के अनुरूप किसी भी एक, यहाँ पे एक श्रेणी, अब कोई कह रहा मैं इसमें बदू अनरिजर्व में बरतू, भैया वो नहीं चलेगा। एक निर्धारित आरक्षण श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है। अब देखिएगा आप लोग, केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के विभागों, राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी 10% रिजर्वेशन है, 5% विकलांग है, 10% निराश्रित एवं भूमि विहीन एकल महिलाएं हैं उनके लिए, बाकी बचा हुआ सामान्य। ऐसी अनुसूचित जनजाति के लिए 6.43% है, 6.43%, ओके। अब इसमें भी देखो समझने की बात यह है कि वो जो आरक्षण है ना अपना विकलांगों का और निराश्रित एवं भूमिहीन महिलाओं का, वो सेम वैसे ही चलेगा जैसा पहले वाले में था। आगे चलते हैं, ये है अनुसूचित जाति के लिए, तो 5% विकलांग और 10% निराश्रित महिलाएं, और ये कुल आरक्षण है 8.57%। अधिस्वीकृत पत्रकार इनके लिए 2% है, फिर आरक्षण में आरक्षण 5 और 10% का इस प्रकार से। अब ये जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए 2% है। अब आप लोग देख ले अपनी कैटेगरी कौन सी है भाई। सैनिक जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है, तो इसमें देखो 10% है। इसमें 3 कैटेगरी कर दी एबीसी, शहीद सैनिक की विधवा और शहीद के आश्रित, श्रेणी ए। सैनिक विकलांग जो हो गए हैं उनके लिए श्रेणी ब, और अन्य सैनिक है उनके लिए श्रेणी स। अब सैनिकों के लिए अलग से विवरण में और बता दूंगा, क्योंकि कोई कह रहा भाई साहब मैं आईटीबीपी में हूँ, मैं किस में हूँ, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। अब है अनारक्षित श्रेणी, तो 61% है, इसमें भी 5 और 10% का वैसे ही रहेगा, बाकी सामान्य है। आगे इन्होंने कहा भाई जो लोग प्रोबेशन में है ना, राज्य सरकार उपक्रमों राजकीय अधिकरण के नियमित रूप से चयनित कर्मचारी जो वर्तमान में परिवीक्षा पे हैं वे भी पात्र होंगे। सपोज करो कोई प्रोबेशन में भैया, वो भी पात्र है। आगे बताते हैं, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या इतना इतना, जयपुर दिनांक इतने इतने के अनुसार आवंटन के समय आरक्षित भूखंडों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है। वो मैं पहले बता दिया लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदक की अधिकतम आय 3 लाख रुपए प्रति वर्ष, ठीक है।
निम्न आय वर्ग LIG, अभी 3 लाख का मतलब है आप मान लो 50,000 आय है, 25,000 आय, यानी अप टू 3 लाख से ये उच्चतम आय है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। LIG के लिए 3,01,000 से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। MIG-B के आवेदकों के लिए 12,01,000 से 18 लाख तक होगी। यह MIG-A के प्लॉट नहीं है, ढूंढना मत, ठीक है, कि इसमें ढूंढने लग जाओ कि यार वीडियो में कहाँ है MIG-A। HIG के आवेदकों के लिए सकल वार्षिक आय 18,01,000 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष। अब इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखो कुछ लोग कहते हैं, उसको समझो, उनके बिंदु जो भी उनके प्रश्न है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। राज्य सरकार के विभागों में राजकीय उपक्रमों केंद्रीय विभाग के कर्मचारियों के आवेदकों की सकल वार्षिक आय 20 लाख रुपए प्रति वर्ष अधिक से नहीं होगी भाई, ठीक है। अब आगे कहते हैं, राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत 10 वर्ष तक की अवधि में विधवा महिला जिनके पति मृत्यु के समय सकल वार्षिक आय 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर। सैनिक जिनमें भूतपूर्व सैनिक उनके परिवार भी सम्मिलित हैं, BSF, CISF, CRPF के सैनिक जिनकी सकल वार्षिक आय 20 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। भाई अब अगर मान लो 20 लाख से ज्यादा है तो आप मत भरो, ठीक है ना, बिना काम पचड़े में पड़ रहे हो, जो रजिस्ट्रेशन राशि वो डूब जाएगी बिना काम। और फिर भी भरना है तो एक बार JDA में जाके संपर्क कर लो, वहां पे पूछ लो। राजकीय सेवा में सेवारत SC ST के कर्मचारियों के अतिरिक्त SC ST के आवेदकों की सकल वार्षिक आय 20 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भाई ये जो कर्मचारी है, कर्मचारियों के अलावा भी जो हैं उनकी आय 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब ये पत्रकार, इनकी भी आय 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 20 लाख से ज्यादा है वो मत भरो फॉर्म। मैं तो यही सोच रहा हूँ, ठीक है। और फिर भी मान लो आपको लगता है तो एक बार JDA में जाके व्यक्तिगत संपर्क करके पूछ लें। अब ये जो विकलांग है तो निःशक्त जन अथवा जो दिव्यांग लोग हैं उसके आवेदकों की सकल वार्षिक आय 20 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सबके लिए सेम है ये बात। निराश्रित एवं भूमिहीन एकल महिला की सकल वार्षिक आय जो है वो इसमें इन्होंने लिखा 8 लाख, सॉरी इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000, 80,000, सॉरी 80,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। अब ये पॉइंट तो समझने वाला भाई, ये मूल नियमावली में इन्होंने 80,000 कैसे लिख दिया, ये क्या कंफ्यूजन है। ये थोड़ा सा, ये जो निराश्रित एवं भूमिहीन एकल महिला है ये JDA में जाके संपर्क कर ले, क्योंकि मैं इसे 8 लाख समझ रहा था लेकिन ये निकल रहा है 80,000। तो एक बार प्लीज इसमें आप बात कर लेना। उक्त वर्ग के आवेदक को संबंधित तहसीलदार से निराश्रित एवं भूमिहीन महिला होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त वर्ग की महिला को निर्धारित आय वर्ग के अनुसार केवल EWS की श्रेणी में भूखंडों का आरक्षण देय होगा। ये कहीं MIG-B वगैरह में भैया नहीं भर सकते, ऐसा JDA कह रहा है, क्योंकि इनके लिए अलग से वहां पे रिजर्वेशन किया है, तब JDA अपने अनुसार चल रहा है। नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 4/1/2021 के अनुसार ट्रांसजेंडर आवेदक जो है उसकी आवंटन के समय सकल वार्षिक आय 20 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। उक्त वर्ग के आवेदक को ट्रांसजेंडर होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी के आरक्षण का निर्धारण प्रतिशत के आधार पर भूखंडों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया गया है। किसी भी आरक्षित वर्ग में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष भूखंडों का आवंटन अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी में उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार अथवा राज्य के स्थानीय निकायों एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्तियों को अपने नियोजक अथवा विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान के अजा और अजजा यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये जो दिव्यांग जन हैं उन व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। भैया डॉक्यूमेंट्स ये सब आवंटन के बाद की स्थितियां हैं, या आवंटन से पहले भी यदि आप कहीं पे कोई आरक्षित श्रेणी में हो तो आपसे प्रमाण मांगा जा सकता है। अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान सरकार भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अधिस्वीकृति पत्रकार का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
सैनिक वर्ग में भारत के थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बीएसएफ, सीआईएसएफ एवं सीआरपीएफ अर्धसैनिक बलों में अब देखो कोमा लगा हुआ है यहाँ पे, या इनको अर्धसैनिक बल मान लिया है, ठीक है। अर्धसैनिक बलों में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारी, उनके परिवार में पति, पत्नी, पुत्र एवं उस पर आश्रित सम्मिलित है। अब एक भाई का कमेंट आ रहा था, मैं आईटीबीपी में हूं, ठीक है, तो आईटीबीपी को इसमें इन्होंने लिखा नहीं, तो भैया एक बार जाके जीडी में बात कर लेनी चाहिए। आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है। अब लोग कह रहे भाई मेरी पत्नी का भी कर दूं, पुत्र का भी कर दूं, भैया एक ही मेंबर का होगा। सैनिक वर्ग में आरक्षित भूखंडों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई भी सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा। दोस्तों इन बिंदुओं को ध्यान से सुन लो, बाद में फिर उलझ जाओगे। देखो मैं पहले समझा रहा हूँ, फिर बाद में को यार भाई साहब आपने बताया नहीं, हमने पूरा वीडियो देखा नहीं, तो वीडियो तो आपको ही देखना पड़ेगा भाई, मैं तो बना सकता हूँ। सैनिक को पूर्व में किसी भी नगरीय निकाय की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखंड आवंटन होने की स्थिति में वह अथवा परिवार का सदस्य सैनिक के आरक्षित कोटे में भूखंड आवंटन हेतु आवेदन का पात्र नहीं होगा। अन्य सैनिक जो कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त के परिवार से परिवार का केवल एक ही सदस्य आरक्षित श्रेणी हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों के आवेदन करने की स्थिति में सभी आवेदन पत्र निरस्त हो जाएंगे। सैनिक श्रेणी में आरक्षित भूखंड हेतु आवेदक को परिशिष्ट प्रारूप के अनुसार 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है। अब आगे देखो, सैनिक श्रेणी में समझते हैं। सैनिक श्रेणी जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं के लिए आरक्षित भूखंडों का आवंटन निम्न प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अब देखो इन्होंने क्या किया, ए बेस से 3 पॉइंट बनाए हैं। दे पॉइंट जो है वो थोड़ा सा वैसे ही प्रमाण पत्रों संबंधित। उन सैनिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुए हो गई, ये जो हुतात्मा यानी शहीद सैनिक है उनकी विधवाएं जो वीरांगनाएं हैं अथवा उनके आश्रित पुत्र पुत्री इत्यादि हैं। बीएसएफ, सीआईएसएफ एवं सीआरपीएफ इन्होंने ब्रैकेट में लिखा। उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हो गई है, ठीक है। और विकलांग सैनिक बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, अन्य सैनिक बीएसएफ, सीआईएसएफ एवं सीआरपीएफ, इसके लिए संबंधित श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है। अब इनके अलावा जो अर्धसैनिक बल है, जैसे आईटीबीपी वाला वो मैटर आया था, तो भाई ये एक बार जेडी में जाके पता कर ले, है ना। आगे देखो, लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया। सपोज करो आप लॉटरी में सफल हो गए, अब आवंटन की प्रक्रिया समझ लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड किए जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गए फॉर्म पर निर्धारित स्थान पर वर्तमान फोटो अथवा हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अंदर संबंधित जोन कार्यालय में जमा कराना होगा, अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूंगा, एक बार लॉटरी आ जाने दो, कौन कौन से प्रमाण पत्र लगेंगे वो बताऊंगा, है ना। शपथ पत्र, निर्धारित प्रपत्र में एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र समस्त आवेदकों के लिए है ना। पहचान हेतु फोटोयुक्त वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, भामाशाह कार्ड, ये सब अथवा में आदि में से कोई भी मान्य होगा। कोशिश सिर्फ बस फोटोयुक्त होना चाहिए, ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखते हैं, सकल मासिक आय प्रमाण पत्र बिना कटौती के, मैंने कहा विदाउट डिडक्शन, स्वयं पति, पत्नी अथवा आश्रित की आय को सम्मिलित करते हुए समस्त आवेदकों के लिए आवश्यक है। आरक्षित भूखंडों के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी श्रेणी वर्ग प्रमाण पत्र की प्रमाणित यानी सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी। आवेदन फॉर्म में आवेदक को आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार का पंजीकरण नंबर अंकित करना होगा तथा कार्ड आने पर उसका नंबर कार्यालय में अपडेट करना होगा। आगे बोलते हैं, संबंधित जोन कार्यालय, जैसे इसका जोन कार्यालय 10 है, द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के बाद में आवेदकों को मांग पत्र जारी किए जाएंगे। पात्र आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में नकद, बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाइन या नेफ्ट या आरटीजीएस अथवा चालान के माध्यम से सचिव जेडीए जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर में स्थित आईसीआईसीआई बैंक में एक मुश्त जमा कराने में पैसा इकट्ठा जमा होगा। ये लोनिंग वगैरह जो भी करो आप, पैसा इकट्ठा जमा होगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार राशि
में ब्याज जमा कराई जा सकती है, किंतु ब्याज आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा। आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से 120 दिवस में नजराना राशि जमा न होने की स्थिति में भूखंड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा भाई। ठीक है, यानी 120 दिवस जो एंड वाला है, 120 दिवस में ब्याज वगैरह लगा लोगों के फिर ऐसे जमा होगा। ठीक है, जो पहले आ चुका है वीडियो में। आप वीडियो में बने रहना, थोड़ा बहुत और है, लास्ट 8वां पॉइंट है, 8वें पॉइंट के बाद ये समाप्त है, पूरी चीजें समझ लो। आवेदन फॉर्म वापस लेने की विधि। प्राधिकरण में जमा आवेदन वापस लेने पर पंजीकरण राशि का रिफंड हो सकेगा। ठीक है, कैसे? प्राधिकरण यानी जेडीए में जाकर लौटी तिथि से पूर्व एवं पश्चात तथा आवंटन सह मांग पत्र जारी होने के बाद रिफंड चाहने पर जमा राशि, जो पंजीकरण राशि जमा हुई है उसका 20% की कटौती करते हुए शेष राशि रिफंड हो जाएगी। मान लो आपने 20,000 जमा कराया, आपका क्या है, LIG का है, तो आपसे 4,000 रुपये वो काट लेंगे भाई। एक परिवार पति पत्नी आश्रित द्वारा एक से अधिक भूखंडों पर आवेदन करने एवं लॉटरी में एक से अधिक भूखंड निकलने पर परिवार को एक ही भूखंड आवंटित किया जाएगा। शेष भूखंडों की जमा पंजीकरण राशि लौटा दी जाएगी। इसकी सूचना आवेदक द्वारा प्राधिकरण को दी जाएगी। सपोज करो आपने 2-3 फॉर्म लगा दिए तो आपको एक ही देंगे भाई, फैमिली एक है तो एक ही प्लॉट मिलेगा, चाहे आपके 3 प्लॉट निकल जाए, है ना। अब 8वां बिंदु हम देखते हैं, असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसी। ये ध्यान देना, असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफंड ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक के बैंक खाते में तथा ऑनलाइन माध्यम बिल डेस्क के आवेदन करने पर जिस माध्यम से राशि प्राप्त हुई है उसी माध्यम से ऑनलाइन वापस कर दी जाएगी। असफल आवेदकों को लॉटरी दिनांक से 6 माह तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। आवेदक द्वारा गलत IFS कोड और बैंक खाता संख्या खाते के नाम कारण बैंक खाता बंद होने की स्थिति में पंजीयन राशि लौटाए जाने में विलंब होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। अब आवेदन पत्र अस्वीकार अथवा निरस्त होने के क्या कारण हो सकते हैं? लॉटरी के पश्चात लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता जांच संबंधित जोन स्तर पर किया जाएगा, जिसमें गलत तथ्य पाए जाने पर लॉटरी में आवंटित भूखंड निरस्त किया जाकर पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। भाई ध्यान देना, इसमें 1-2 पॉइंट और है, थोड़ा सा प्लीज समझ लो, है ना। रुके रहना वीडियो पे, प्लीज प्लीज स्किप मत करना। मैं आपको रियली बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि फिर कोई गलती हो जाएगी, आवेदन में दिक्कत हो जाएगी। एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप नहीं किया गया तो भी निरस्त हो जाएगा। आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे तो भी हो जाएगा। आवेदन पत्र नियम विरुद्ध अथवा गलत तथ्य दोगे तो भी है, वो 420 हो जाती है उसमें। अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन, मान लो 18 से कम उम्र का है, वो क्यों करे, उसके लिए प्रॉब्लम है। संयुक्त नाम से आवेदन करेंगे तो भी दिक्कत है। अब अन्य महत्वपूर्ण शर्तें बता रहे हैं। भूखंड 99 वर्ष की लीज होल्ड या फ्री होल्ड जो भी है, कुल मिला के 99 वर्ष का लीज होल्ड है ना, आवंटित किए जाने। आवंटी को लीज डीड पंजीयन का व्यय स्वयं को वहन करना होगा। जो पैसा होगा ना रजिस्ट्रेशन का लीज डीड का, वो आपको ही वहन करना है। भूखंड आवंटी को भूखंड आवंटन के 5 साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शर्त है। ठीक, आवंटी द्वारा नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखंड का आवंटन निरस्त समझा जाएगा तथा आवंटी भविष्य में भूखंड आवंटन का पात्र नहीं होगा। निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं होने पर निरस्त किए हुए भूखंड को नियमित अथवा निर्माण स्वीकृति को बढ़ाए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश प्रभावी होंगे। आवेदन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण की इस योजना में भूखंड आवंटन करने के संबंध में किसी भी तरह से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा। ये नहीं आपने एडवांस जमा करा दिया तो आपको प्लॉट मिलना ही मिलना है। लॉटरी में आएगा तो मिल जाएगा, यदि आप शर्तें पूरी कर रहे हैं तो मिल जाएगा, सीधी बात। आवंटन के संबंध में राजस्थान सुधार न्यास शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियम आदेश निर्देश लागू होंगे। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। किसी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर होगा। आपका आवंटन होने के पश्चात आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन में अटल विहार योजना का वीडियो भी है, उसे भी देख लीजिएगा। यदि आपका अटल विहार योजना में
इंटरेस्ट है तो। और पटेल नगर का वीडियो भी मैं जल्दी ही बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।